बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट चैलेंजेस कोर्स की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम सेकंड चैलेंज करेंगे और फर्स्ट चैलेंज में हमने बहुत सारे कंसेप्ट समझे थे, जिनमें फॉर ईच मेथड, इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप और टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर, उसके अलावा मैप फ़िल्टर और डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का मतलब, उसके अलावा मॉड्यूलर ऑपरेटर, टेम्पलेट, लिटरल्स को भी समझा था। तो आज की वीडियो में भी हम प्रैक्टिकली बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, तो कोई भी पार्ट आपने इस वीडियो का स्किप नहीं करना। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे कंसेप्ट्स आज हम प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे एक चैलेंज को सॉल्व करके। आज के चैलेंज में आप जो चीज़ें लर्न करेंगे, उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में i++ और i+1 ये दोनों इक्वल क्यों नहीं होते। इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हम इंक्रीमेंट और रीअसाइन करना और उसके अलावा किसी चीज़ में कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू प्लस माइनस करना, इन तीनों के डिफरेंस को भी क्लियर करेंगे। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप इस चैलेंज के थ्रू प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्या हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को एल्स स्टेटमेंट के बगैर यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, या एल्स स्टेटमेंट नेसेसरी होती है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे जो टाइप ऑफ वैल्यू पे ऑपरेट करेगी, यानी स्ट्रिंग या नंबर में फ़र्क करके कंडीशन अप्लाई होगी। उसके अलावा फॉर ईच मेथड हमने लास्ट चैलेंज में समझा था, लेकिन आज हम उसको एक लेवल एडवांस पे जाके समझेंगे और फॉर ईच को हम एक डिफरेंट सिनेरियो पे अप्लाई करेंगे, जिसमें नॉर्मली अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, उसमें कंसेप्चुअल चीज़ होगी। उसके अलावा एरे डीस्ट्रक्चरिंग हम समझेंगे आज प्रैक्टिकली फॉर ऑफ लूप अप्लाई करके। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको भी समझना प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ इसको समझना इतना आसान नहीं होता। उसके अलावा हम एरे के अंदर वैल्यूज़ किस तरह से ऐड करते हैं एंड पे, ये भी हम आज के चैलेंज में क्लियर करेंगे। तो डोंट स्किप द वीडियो और कंप्लीट इसको एंड तक देखें। अब आज के चैलेंज की डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। आज का चैलेंज हमारा ये है कि हमारे पास एक एरे है जिसका नाम है मार्कशीट, और इसमें दो तरह की वैल्यूज़ हैं। इसमें स्ट्रिंग्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। इसमें जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, और 87, 76 और 92 ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। लास्ट जो हमने चैलेंज किया था उसमें सारे के सारे नंबर से सारी एक ही तरह की वैल्यूज़ थी, इसलिए आज का चैलेंज उससे डिफरेंट भी है और इसमें डिफरेंट कंसेप्ट यूज़ होंगे। और चैलेंज ये है कि हमने इसको कंसोल में इस तरह से प्रिंट करवाना है कि ये स्ट्रिंग और नंबर वैल्यूज़ जो अल्टरनेटिव आ रही हैं इस एरे में, उनको इस तरह प्रिंट करे द मार्क्स ऑफ फिज़िक्स आर 87, यानी कि पहली जो स्ट्रिंग वैल्यू है जिसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके मार्क्स को इस लाइन में प्रिंट करे। इसी तरह नेक्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स और नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम जो है वो नेक्स्ट लाइन में, एंड सो ऑन। तो ये हम आज देखने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ में जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिकली सीखने का मौका मिलेगा। और बहुत सारे कंसेप्ट्स जो थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, जब आप उनको प्रैक्टिकली करेंगे तो इंशाल्लाह आपको देर तक याद भी रहेंगे और बहुत बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि न्यू वीडियोज़ की इतला आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप इस चैलेंज को ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें। लास्ट वीडियो में हमने जो मेथड यूज़ किए थे उनको अप्लाई करके कोशिश करें, वीडियो को भी पास करें। उसके बाद हम इस चैलेंज को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। सो पॉज द वीडियो नाउ एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं एरे क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, ये मार्क शीट में मैंने मार्क जो है वो स्मॉल में लिखा है और शीट का एस कैपिटल रखा है, इसको कहते हैं कैमल केस। तो जावास्क्रिप्ट में जो कन्वेंशन है कि आप वेरिएबल्स के नाम और इस तरह की चीज़ों के नाम जो हैं एरेज के, ऑब्जेक्ट्स के, वो कैमल केस में लिखें, यानी कि फ़र्स्ट जो उसका है अल्फ़ाबेट वो स्मॉल होना चाहिए, उसके बाद जो भी वर्ड हो उसका फ़र्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि आप स्पेसेस नहीं दे सकते वेरिएबल्स, एरेज और ऑब्जेक्ट्स के नाम में। तो यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दी, मार्क का एम हमने स्मॉल लिखा है और शीट का एस हमने कैपिटल कर दिया है, तो इसको कहते हैं कैमल केस। चलें जी, ये हमने एरे क्रिएट कर ली है जिसके अंदर कुल 6 वैल्यूज़ हैं, जिनमें से 3 स्ट्रिंग्स हैं और 3 न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। और अब इसको सॉल्व करने के लिए पहला तरीका अप्लाई करते हैं, और पहला मेथड हम वही अप्लाई करेंगे जो सबसे ईजी और सबसे
ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है, वो है फार लूप विद इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इस पे फार लूप अप्लाई करते हैं और पूरी की पूरी एरे पे अप्लाई करना है, इसलिए मार्क शीट डॉट लेंथ यहाँ पे लिख लेंगे आई की, यानी जो रेंज होगी वो पूरी की पूरी एरे पे अप्लाई करने के लिए हम इसकी लेंथ तक करेंगे। लेंथ और इंडेक्स में क्या डिफरेंस है ये हमने लास्ट चैलेंज में बड़ी डिटेल में सीखा था कि लेंथ जो है वो इंडेक्स से एक ऊपर होती है, यानी इस एरे की लेंथ है 1 2 3 4 5 6 इसमें वैल्यूज़ हैं, तो इसकी लेंथ 6 है, लेकिन इसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए इसकी आखिरी इंडेक्स 5 होगी, यानी लेंथ से एक कम होगी। तो आई लेस दैन मार्कशीट डॉट लेंथ का मतलब है कि आई जब तक लेंथ से कम हो तब तक अप्लाई करो। इट मीन्स कि सारी की सारी इंडेक्स वैल्यूज़ पे 1 बाय 1 अप्लाई करो। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि फर्स्ट चैलेंज में हम इसको डिटेल में सीख चुके हैं। अब ये हमने फार लूप लगा लिया है जो इसकी सारी वैल्यूज़ को आइट्रेट करेगा, यानी 1 बाय 1 सब के ऊपर कोड रन करेगा, जो हम अभी इसके अंदर लिखने लगे। अब अंदर हम कोड क्या देंगे, वो हम इफ़ एल्स कंडीशन देंगे। अब यहाँ पे आज का इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट है कि क्या हम इफ़ एल्स में सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे अब स्टेटमेंट हम क्या लिखने वाले हैं, हमें क्या चाहिए कि अगर तो ये वैल्यू हो स्ट्रिंग, जब इसके ऊपर कोड अप्लाई हो, अगर वैल्यू स्ट्रिंग हो तो फिर वो प्रिंट कर दे स्ट्रिंग का नाम और आगे मार्क्स और बाकी चीज़ें द मार्क्स ऑफ, ठीक है। और अदरवाइज़ जब न्यूमेरिक वैल्यू तो फिर उसको स्किप करके आगे चला जाए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक मेथड जिसको कहते हैं टाइप ऑफ। जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फीचर है टाइप ऑफ, जो किसी भी वैल्यू को आप अगर चेक करें टाइप ऑफ करके तो वो आपको बता देता है कि ये स्ट्रिंग है, नंबर है, क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ और स्पेस देनी होती है। स्पेस के बाद आपने जिस चीज़ की भी जिस वैल्यू की टाइप फाइंड आउट करनी हो उसको आप लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइप चाहिए इस एरे की वैल्यू की। तो यहाँ पे हम पहली वैल्यू की टाइप फाइंड करना चाहते हैं जो कि आई से आइट्रेट होके आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ, एरे का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स लिखेंगे, यानी कि इंडेक्स आई पे जो भी वैल्यू आ रही है उसकी टाइप चेक करो। और इसके साथ हम कंडीशन क्या लगाते हैं कि अगर ये इक्वल टू हो जाए स्ट्रिंग, अगर ये वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग आती है तो फिर आपने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट करवाना है हमने। अब लास्ट टाइम हमने ये डबल इक्वल टू भी समझा था और उसके अलावा बैक टिक्स का यूज़ यानी टेम्पलेट लिटरल भी सीखे थे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बैक टिक्स यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम लिखेंगे द मार्क्स ऑफ। अब यहाँ पे हमें चाहिए होगी वो स्ट्रिंग वैल्यू जिस पे ये कंडीशन ट्रू आई है। तो मार्कशीट स्क्वायर ब्रैकेट्स आई, यानी ये वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो स्ट्रिंग थी। और दूसरी बात यह है क्योंकि ये बैक टिक्स हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ हमें वेरिएबल वैल्यू के साथ डॉलर का सिंबल और साथ में करली ब्रेसेस डालनी पड़ेंगी। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने करली ब्रेसेस और डॉलर साइन डाला है तो इसका कलर भी चेंज हो गया। इट मीन्स कि ये एक वेरिएबल वैल्यू बन गई है, ठीक है। और द मार्क्स ऑफ दिस वैल्यू आर। अब यहाँ पे हमें जो एक और कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होना है वो ये है कि ये वाली वैल्यू फर्स्ट टाइम आइट्रेट होगी और ये स्ट्रिंग हमें नज़र आ रही है, उस पर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे प्रिंट होगा द मार्क्स ऑफ फिज़िक्स, पहली वैल्यू आ जाएगी आर। अब हमें ये वैल्यू यहाँ पे चाहिए। अब ये वैल्यू देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी ये कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ पे तो आई पे जो वैल्यू आ रही है उसी इंडेक्स पे वो प्रिंट करो और साथ यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट करो जो नेक्स्ट इंडेक्स पे है। उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए ये वेरिएबल वैल्यू होगी इसलिए डॉलर और उसके अलावा यहाँ पे करली ब्रेसेस डालेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे मार्कशीट। और यहाँ इंडेक्स में हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट वैल्यू चाहिए आई से आगे वाली। तो यहाँ पे आई पहली दफ़ा क्या है 0 और यहाँ पे प्रिंट क्या करवाना है जो आई की 1 वैल्यू पे होगा यानी 0 से आगे। तो यहाँ पे हम करेंगे आई प्लस 1, ठीक है। आई प्लस 1 करेंगे, यहाँ तक हमारी कंडीशन होगी कंप्लीट और उम्मीद है कि ये आपको समझ भी आ गई होगी। यानी टाइप ऑफ हमने यूज़ किया है कि पहली वैल्यू को जब आइट्रेट करोगे उस पर ये कंडीशन चेक करो कि इसकी टाइप क्या है। टाइप अगर हो स्ट्रिंग तो फिर तुमने ये प्रिंट करना है कि द मार्क्स ऑफ के बाद उस वैल्यू को प्रिंट करना है और उसके बाद आर के बाद उस स्ट्रिंग वैल्यू से आगे वाली जो भी वैल्यू होगी यानी न्यूमेरिक ही होगी, हमें पता है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे i+1 लिख दिया है, यानी वैल्यू ये i पे आइट्रेट करेगा, कोड अप्लाई करेगा, लेकिन
जब ये कंसोल में लॉग करेगा तो फिर ये उस वैल्यू के साथ उससे आगे वाली वैल्यू को भी प्रिंट कर देगा। और अब हमें यहाँ पे एल्स कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इस सवाल का जवाब है कि हमें एल्स कंडीशन ज़रूरी यूज़ करनी पड़ती है या नहीं। तो इसका आंसर ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ इफ स्टेटमेंट से काम चलता हो तो एल्स स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। फुल स्टॉप ऐड कर लेते हैं। अब इसको रन करने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करें या फिर यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो जैसे मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है और हमारा रिज़ल्ट प्रिंट नहीं हुआ। तो जावास्क्रिप्ट जो होता है इसके अंदर जितनी भी बिल्ट इन चीज़ें हैं वो सारी केस सेंसिटिव होती हैं। तो यहाँ पे हमने जो लॉजिक के अंदर स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसमें हमने एस कैपिटल लिखा हुआ है। तो अगर आप एस कैपिटल लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल एस लिखेंगे और कंसोल को क्लियर करते हैं। और अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखें हमारा रिज़ल्ट आ गया। द मार्क्स ऑफ फिज़िक्स आर 87, द मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री आर 78, द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स आर 92। तो परफेक्टली इसने काम किया है। और यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अब हम समझने वाले हैं वो ये है कि यहाँ पे अगर i+1 की बजाय हम i++ यूज़ करें तो वैसे आपको लगेगा कि यहाँ पे जो हम लॉजिक लिखते हैं हमेशा या वाइल लूप के अंदर जो होता है कि शुरू करो i=0 से और 1 बाय 1 करते जाओ। कैसे 1 बाय 1 करता है कि हर दफ़ा कोड लगाने के बाद इसने i को इंक्रीमेंट करना होता है बाय 1। तो किसी भी वेरिएबल के साथ जो प्लस आप लिखते हैं उसको जावास्क्रिप्ट में कहा जाता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि वैल्यू में एक और जमा करके ये वैल्यू बाय 1 बढ़ा दो। ठीक है, अगर पहले i की वैल्यू 0 थी तो नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू i++ होने के बाद 1 हो जाएगी। और जब 1 पे कोड रन होगा तो फिर i++ होने के बाद i की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होता है इंक्रीमेंट। इसी तरह i- अगर आप लिख दें तो वो उसको डेक्रीमेंट कहते हैं। डेक्रीमेंट का मतलब जावास्क्रिप्ट में ये होता है कि कोड रन करने के बाद वैल्यू को एक कम कर दो, -1 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं i++। तो यहाँ पे हमने जो लॉजिक लिखी है इसके अंदर हमने लिखा है कि i=0 पे जब रन किया है और वो स्ट्रिंग आ गया तो आप i=0 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करोगे और उससे आगे वाली जो वैल्यू है i+1 पे वो यहाँ पे r के बाद प्रिंट करोगे। अब i+1 अगर हम देखें तो बाज़ाहिर नज़र आता है कि i++ का मतलब ही यही है कि उसमें एक जमा कर दो और यहाँ पे हमने i+1 लिखा है। तो अगर हम इसको i++ करके देखें तो आप देखेंगे कि क्या अजीबोगरीब रिज़ल्ट निकलता है। ये देखें जी, मार्क्स आर फिज़िक्स आर फिज़िक्स, मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री आर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आर मैथमेटिक्स। तो यहाँ से हमें समझ ये आई कि i++ जो होता है वो इंक्रीमेंट तो करता है लेकिन i+1 और i++ आपस में इक्वल नहीं है। अब हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे हम इसको पहले ठीक कर लेते हैं। ये देखें, और अब इसको दोबारा रन करते हैं। देखें अब इसने बिल्कुल सही किया है। यहाँ पे यानी i की ये 0 वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे 1 ले रहा है, यहाँ पे 1 ले रहा है तो यहाँ पे 2 ले रहा है एंड सो ऑन। लेकिन जब हम i++ यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो फिर वो नेक्स्ट वैल्यू नहीं लेता। i++ को भी 0 ही लेता है, i को भी 0 ही लेता है, इसी तरह दोनों को 1 लेता है या दोनों को 2 लेता है। ये क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि इंक्रीमेंट का मतलब जो होता है वो ये है कि वैल्यू जो है ना i की वो नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज कर दो। ठीक है, जबकि i+1 जो है इसका मतलब ये है कि अगर i के अंदर 1 जमा करें तो क्या आएगा। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 0। ठीक है, जस्ट लाइक इंडेक्स, जैसे i की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और इसमें अगर हम x++ करें, ठीक है, तो उसको हम console.log करके देखते हैं कि x++ यानी इंक्रीमेंट करने से क्या होगा। सॉरी, एक मिनट, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। और अब इसको x को कंसोल लॉग में इंक्रीमेंट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू पहले भी 0 थी और इंक्रीमेंट होने के बाद यानी x++ को अगर हम कंसोल लॉग करें तो ये भी 0 ही है। x++ क्या होता है? 0। किसी भी वैल्यू का इंक्रीमेंट जो होता है वो नेक्स्ट टाइम के लिए वैल्यू चेंज करता है। ठीक है, और अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेज पे दोबारा करके देखते हैं इंक्रीमेंट करने के बाद x की क्या वैल्यू आ रही है। तो अब आप देखें कि शुरू में वैल्यू 0 है और x++ को भी जावास्क्रिप्ट क्या लेता है कि ये
ज़ीरो है, क्योंकि हमने यहाँ कंसोल में सिर्फ x प्लस प्लस को लॉक किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए इसने इंक्रीमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी इस कोड के अंदर x वेरिएबल यूज़ होगा तो वो इंक्रीमेंट होने के बाद वाली वैल्यू यूज़ होगी। तो यहाँ पे x जो है ना ये इंक्रीमेंट हो चुका है, तो ये 1 है। ठीक है, इससे पहले x प्लस प्लस क्या है, ज़ीरो, और इंक्रीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो होता है ये ऊपर से नीचे कोड को रीड करता है, यानी पहले ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देन इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देन इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये रीड करेगा कि x की वैल्यू 0 है, देन ये नेक्स्ट पे जाएगा कि अब x को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1, x प्लस प्लस रीड करेगा और उसको नेक्स्ट टाइम के लिए x को बढ़ा देगा, लेकिन x प्लस प्लस इट्स सेल्फ जो है वो x की वैल्यू को नहीं बढ़ाएगा। तो x प्लस प्लस को जब आप कंसोल में चेक करेंगे तो ये स्टिल 0 शो करेगा। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो चुकी है। अब अगर हम इसको दोबारा इंक्रीमेंट करते हैं, अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो चुकी है, इसको दोबारा इंक्रीमेंट करके देखते हैं तो ये दोबारा क्या आनी चाहिए, 1, क्योंकि x प्लस प्लस आपको बताया कि ये वैल्यू को नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करता है, खुद से कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये देखें x प्लस प्लस 0, उसके बाद इंक्रीमेंट हो गई, सेकेंड टाइम 1 आ गया, उसके बाद हमने दोबारा x प्लस प्लस किया, तो जैसे ऊपर बताया कि ये प्लस प्लस से वैल्यू चेंज होती है नेक्स्ट टाइम के लिए, तो x प्लस प्लस फिर भी 1 आया। अब आप इसके बाद दोबारा अगर x की वैल्यू चेक करेंगे ना, तो अब इंक्रीमेंट हो चुकी है, यहाँ पे दोबारा यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई तो यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे दोबारा इंक्रीमेंट हुई तो यहाँ पे 2 होनी चाहिए। ये देखें, आई होप आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि x प्लस 1 अगर करें तो वो क्या मतलब है और उसको रीअसाइन करने का क्या मतलब है। तो रीअसाइन करने का मतलब ये होता है कि आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू इनिशियली करके उसको दोबारा से कोई नई वैल्यू देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 0 है और आगे जाके आप कोड में x की वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ x इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अब आप अगर कंसोल लॉग x करेंगे कि x की क्या वैल्यू है, तो ये आ गई हमारे पास 5। ठीक है, क्योंकि x जो है वो हमने रीअसाइन कर दी है। रीअसाइन का मतलब ये होता है कि आपने दोबारा से एक नई वैल्यू उसको दे दी है। एक और कंसेप्ट यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में एक कहते हैं कि वेरिएबल को आपने इनिशिएट किया है और उसके बाद एक होता है आपने उसको असाइन किया है। इनिशिएट का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट y, बस ये वेरिएबल क्रिएट हो गया। अभी मैंने इसको क्रिएट कर दिया है, डिक्लेयर किया है इसको, लेकिन इसको इनिशिएट नहीं किया। इनिशिएट कब करूँगा, जब मैं इसको कोई वैल्यू दूँगा। ठीक है, तो जब मैं इसको यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूँ, नाउ इट हैज़ बीन इनिशिएटेड, और अगर मैं आगे जाके कोड के अंदर इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो फिर इसको मैंने रीअसाइन कर दी है। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब वापस x वाली एग्जांपल पे आते हैं। तो x की स्टार्टिंग वैल्यू थी 0 और इसको मैंने रीअसाइन कर दिया 5। ठीक है जी, ये हो गई। अब x की वैल्यू चेंज हो गई 5। लेकिन अगर मैं जस्ट ये देखूँ ना, कंसोल डॉट लॉग x प्लस 5, ठीक है, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं इसको रीअसाइन नहीं करता बल्कि जस्ट इसमें 5 ऐड करता हूँ, तो ये इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, x की वैल्यू 0 ही रहेगी। जस्ट ये हमें x में 5 जमा करके बताएगा कि 5 इसमें ऐड होने के बाद क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये चेक करें, x प्लस 5 कितना आ गया, 5, और x की वैल्यू स्टिल क्या है वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। x अभी भी 0 है, क्योंकि ये जस्ट हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है जो उसके अंदर 5 जमा करके बता रहा है कि क्या आएगा, लेकिन उसको रीअसाइन नहीं कर रहा। अगर रीअसाइन करना हो, x की वैल्यू हमने 5 करनी हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है जी, अब ये इसकी वैल्यू रीअसाइन हो गई कि पुरानी जो वैल्यू है उसके अंदर 5 ऐड कर दो, तो नेक्स्ट x की वैल्यू जो है वो चेंज होके ये बन जाएगी x प्लस 5। अब अगर हम इसको कंसोल लॉग करेंगे तो x के अंदर 5 जमा होगा, यहाँ पे 5 पहले हो चुका है तो ये 10 आना चाहिए और वैल्यू उसकी 5 आनी चाहिए। ये देखें,
ठीक है, यानी अब हमने जब रीअसाइन किया है तो x की वैल्यू चेंज होके नई वाली आ जाएगी। ठीक है जी, आई होप आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, हमने इसको रीअसाइन किया कि x की वैल्यू जो है वो रीअसाइन कर दो, x की वैल्यू चेंज करके उसमें x + 5 कर दो। तो x 0 था, उसमें 5 ऐड हुआ, तो अब x की नई वैल्यू हो गई 5। तो लॉग किया हमने कि x की जो वैल्यू 5 है उसके अंदर 5 और जमा करके दिखाओ क्या आता है, तो उसने हमें दिखा दिया कि 10 आता है। और x की वैल्यू अब 0 नहीं है, x की वैल्यू वो है जो हमने रीअसाइन की थी। ठीक है, ये x + 5 जो है ये जस्ट एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जस्ट 5 जमा करके हमें आंसर बताओ। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। जब हमने इसको i + 1 किया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आपने इंडेक्स i वाली वैल्यू प्रिंट करनी है और यहाँ आपने क्या करना है, i के अंदर 1 जमा कर देना है। i के अंदर 1 जब जमा होगा, अगर यहाँ पे 0 इंडेक्स होगा तो यहाँ पे 1 इंडेक्स आ जाएगा खुद ब खुद, और यहाँ पे जब 2 होगा तो यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन i की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि i की वैल्यू हमने रीअसाइन नहीं की, जस्ट हमने यहाँ पे एक डिजिट उसके अंदर ऐड करके यहाँ पे समझे एक डिजिट जस्ट चेंज किया कि यहाँ पे 0 हो तो यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 1 आए तो यहाँ पे 2 आए एंड सो ऑन। ये कंसेप्ट उम्मीद है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करूँ। वैसे हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा, उम्मीद है आप इसको अगर एक दफ़ा आपको समझ नहीं आती आप वीडियो को दोबारा पीछे करके फिर से देखें और इस तरह की 1-2 एग्जांपल्स आप खुद सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा और कभी नहीं भूलेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं और इस दफ़ा हम तरीका वही यूज़ करेंगे जो हमने फर्स्ट में किया है, यानी फॉर लूप यूज़ करेंगे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें स्टेटमेंट कोई ना यूज़ करनी पड़े। तो स्टेटमेंट हमने यूज़ जो की थी वो ये थी कि अगर स्ट्रिंग वैल्यू हो, टाइप ऑफ दिस वैल्यू स्ट्रिंग आए तो फिर तुमने इस तरह प्रिंट करना है, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू हो तो एल्स कंडीशन हमने छोड़ दी थी कि फिर कुछ नहीं करना बल्कि अगली वैल्यू पे चले जाना है। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो 0 इंडेक्स पे आ रही है स्ट्रिंग वैल्यू, देन 2 इंडेक्स पे स्ट्रिंग वैल्यू, देन 4 इंडेक्स पे स्ट्रिंग वैल्यू। इट मीन्स कि इवन इंडेक्सेस के ऊपर हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं और ऑड इंडेक्सेस के ऊपर हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम i को इस तरह से आइट्रेट करवाएं कि 0 के बाद i सीधा 2 पे जंप कर जाए, 2 के बाद 4 पे, 4 के बाद 6 पे, यानी सिर्फ इवन नंबर्स पे जंप करता जाए और हमारा जो फॉर लूप है वो ऑड जो इंडेक्सेस हैं उनके ऊपर आइट्रेट ही ना करे, तो फिर हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फॉर लूप अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे कि 2 पे चला जाए। i++ की बजाय हम लिखेंगे i+ = 2। अब इसका मतलब क्या होता है, i+ = 2 का मतलब यही होता है कि i = i+2। तो जावास्क्रिप्ट में लिखने का ये एक तरीका होता है, जहाँ भी आप देखेंगे कि किसी वेरिएबल के साथ प्लस डाल के =2 है तो इट मीन्स के दिस वेरिएबल प्लस द न्यू वैल्यू, तो ये आप उसको रीअसाइन कर देते हैं नई वैल्यू। तो इसमें क्या होगा कि पहली वैल्यू 0 होगी स्टार्टिंग फॉर लूप पे, और जब ये एक दफ़ा कोड रन कर लेगा अपना तो फिर ये नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू में 2 ऐड करके i की वैल्यू रीअसाइन हो चुकी होगी 2, तो 0 + 2 2 हो जाएगी। और जब इंडेक्स 2 पे फिर कोड नेक्स्ट टाइम रन होगा तो रन होने के बाद उसमें दोबारा 2 की वैल्यू और ऐड हो जाएगी, तो 2 + 2 4 ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि i की वैल्यू जो है वो 0 होगी, नेक्स्ट टाइम जब कोड रन होगा तो 2 होगी, नेक्स्ट टाइम जब कोड रन होगा तो 4 होगी, ऑड वैल्यूज़ को स्किप करता जाएगा। ठीक है, लेट्स चेक। अब हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है स्ट्रिंग वाली, टाइप ऑफ वाली, क्योंकि हमने वैसे ही न्यूमेरिक वैल्यूज़ को i+ = 2 लिख के स्किप कर दिया। तो यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर लेते हैं, द मार्क्स ऑफ, और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है तो डॉलर और करली ब्रेसेस और इसके अंदर वेरिएबल वैल्यू और यहाँ पे एक और हमारी वेरिएबल वैल्यू है, यहाँ पे हमने मार्क्स लिखने हैं तो मार्कशीट और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जिस तरह हमने लास्ट टाइम चेक किया था कि हमने यहाँ इसमें i में एक प्लस करके यहाँ पे जस्ट एक डिजिट समझें कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर चेंज करना है, यानी जो यहाँ पे डिजिट हो वहाँ से एक ज़्यादा यहाँ पे हो। और अब इस कोड को रन करके चेक करते हैं तो ये देखें सक्सेसफुली हमारा काम हो गया है, और हमने क्योंकि i+ = 2 करके
आड वैल्यूज़ को वैसे स्किप कर लिया जो आड इंडेक्सेस पे हैं, तो हमें टाइप ऑफ स्ट्रिंग वाली कंडीशन नहीं लगानी पड़ी। आई होप ये मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। इस सोल्यूशन से रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर यहाँ पे हम i प्लस इज़ इक्वल टू 2 की बजाय i प्लस 2 सिर्फ लिख दें तो उससे क्या होगा, यानी i को हम रीअसाइन ना करें, जस्ट एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लिख दें। इसमें क्या हो रहा है, i प्लस इज़ इक्वल टू 2 में i इज़ इक्वल टू i प्लस 2 हो रहा है, यानी i की वैल्यू को हम रीअसाइन कर रहे हैं i में 2 ऐड करके, जैसे पहले एग्जांपल में समझाया x इज़ इक्वल टू x प्लस 5 करके। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करके जस्ट i प्लस 2 कर दूँ, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर हम इस तरह से किसी वेरिएबल को करते हैं तो हम उसको रीअसाइन नहीं कर रहे, उसकी वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आ रही, जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेटर है कि अगर वेरिएबल में 2 जमा करो तो क्या आंसर आता है, लेकिन इससे वेरिएबल की अपनी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। तो i प्लस 2 अगर हम लिख देंगे तो उससे i की वैल्यू चेंज नहीं होगी, i की वैल्यू जो चल रही होगी वही रहेगी। अब i की वैल्यू है 0, ठीक है, और लूप अप्लाई होने के बाद यहाँ पे i प्लस प्लस होता है तो फिर अगली दफ़ा के लिए वैल्यू i की 1 हो जाती है, फिर i प्लस प्लस होता है तो अगली दफ़ा 2 हो जाती है। इसी तरह i प्लस इज़ इक्वल टू 2 जब लिखा था तो i की वैल्यू हो जानी थी 0 के बाद 2, और 2 जब होनी थी तो फिर नेक्स्ट टाइम 4, लेकिन जब i प्लस 2 होगा तो i प्लस 2 i की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हर दफ़ा i की वैल्यू 0 ही रहेगी, वो चेंज होगी नहीं। तो ये लूप कभी भी ख़त्म नहीं होगा और इंडेक्स 0 पे ही हमेशा हमेशा के लिए रन होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्राउज़र है वो क्रैश हो जाएगा। तो अभी इस कोड को मैं रन करके दिखाता हूँ। मैंने i प्लस इज़ इक्वल टू 2 की बजाय i प्लस 2 कर दिया है, ठीक है, यानी i 0 हो और उसके बाद लूप रन करने के बाद i में 2 जमा करके देखो क्या आता है, लेकिन i को हमने i को हमने रीअसाइन नहीं किया, i की वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं हुई, ना उसको हम इंक्रीमेंट करें, जस्ट हमने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लिख दिया है जो i की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि i की वैल्यू लूप रन होने के बाद दोबारा 0 रहेगी, फिर लूप रन होगा फिर 0 रहेगी, फिर लूप रन होगा फिर 0 रहेगी। तो आपको मैं रन करके दिखाता हूँ, ये देखें अब ये 0 पे ही रन होता जा रहा है। दिमाग ऑफ फिज़िक्स आर 87 और अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता जाएगा क्योंकि ये लूप रन हो रहा है और i की वैल्यू 0 पे स्टैंड कर रही है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ब्राउज़र हमारा हैंग हो जाएगा और फिर ये क्रैश कर देगा। जब तक हम इसको क्लोज़ नहीं करेंगे तब तक ये स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने हमेशा याद रखना होता है कि जो भी हम लूप वगैरह लिखते हैं तो उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं, जो लिमिट्स होती हैं, वो बड़े ध्यान से देनी होती हैं, अदरवाइज़ जो कोड होता है वो आगे जाएगा ही नहीं, वही बार बार रन होता रहेगा और जो भी आपकी वेबसाइट वगैरह ओपन करेगा तो उसका जो भी ब्राउज़र वो यूज़ कर रहा है वो क्रैश कर जाएगा। नेक्स्ट हम अब यूज़ करेंगे फॉर ईच मेथड, और फॉर ईच मेथड जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था यहाँ पे उससे डिफरेंट तरीके से यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमने एक वैल्यू ये वाली प्रिंट करनी होती है और साथ ही हमने नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करनी होती है। तो चलिए वो मेथड भी देखते हैं। लास्ट टाइम हमने समझा था कि फॉर ईच मेथड फॉर लूप से बेटर इसलिए होता है कि उसमें हमें ये i इज़ इक्वल टू 0, i की लिमिट और उसके बाद हर दफ़ा इंक्रीमेंट करने वाली वैल्यू, ये चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती, बल्कि फॉर ईच के अंदर एक एरो फंक्शन होता है जो ख़ुद ब खुद एरे की सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 आइट्रेट करता है। तो इस झंझट से हमें निजात मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले हमने एरे का नाम लिखना होता है और उसके साथ फॉर ईच लिखना होता है और उसके अंदर इसकी जो पैरेंथेसिस हैं, ब्रैकेट्स हैं, उनके अंदर हमने एरो फंक्शन क्रिएट करना होता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने एक ही वेरिएबल वैल्यू ली थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि x की बजाय आप ABC, YZ, वैल्यू, नंबर्स, मार्क्स, वाट एवर जो भी लिखें, इसका मतलब सिंपली ये है कि इस एरे की हर वैल्यू 1 बाय 1, यानी दिस इज़ काइंड ऑफ i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन मार्कशीट डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ये इस x का पूरा मतलब है एक शॉर्टकट में। और यहाँ पे इस तरह करके एक एरो फंक्शन होता है और यहाँ इन करली ब्रेसेस के अंदर हम उसकी लॉजिक लिखते हैं जो हमने कंसोल में प्रिंट करने के लिए लॉजिक लिखी थी। अब यहाँ पे एक एडवांस लेवल का कंसेप्ट यूज़ होना है, वो क्या है आनी होगी, ठीक है। इफ ब्लॉक टाइप ऑफ x इज इक्वल टू स्ट्रिंग, यानी ये 1 बाय 1 जो वैल्यूज़ हैं अगर उनकी टाइप
हर वैल्यू की बारी बारी चेक करें। अगर वो स्ट्रिंग आती है तो फिर कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे इसमें एक प्रॉब्लम आती है फॉर ईच में, द मार्क्स ऑफ, और यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू डॉलर और साथ में करली ब्रेसेस और इसके अंदर मार्क, यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है, x मीन्स ऑल वैल्यूज़ ऑफ एरे 1 बाई 1। तो पहली वैल्यू उसको चेक करो कि स्ट्रिंग है, अगर वो स्ट्रिंग है तो फिर ये प्रिंट करो, यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। और अब यहाँ पे आती है प्रॉब्लम कि ये तो x है, वहाँ पे तो था i और i प्लस 1, लेकिन जब हम फॉर ईच यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमने अपना वर्ड लिखा है, वैल्यू लिखा है, ABC लिखा है, नंबर लिखा है, मार्क्स लिखा है, तो उससे आगे वाली वैल्यू हम यहाँ कैसे डिफ़ाइन करेंगे। इसमें तो i तो होता नहीं है, यहाँ अब x प्लस 1 करेंगे तो वो इस वैल्यू में 1 जमा हो जाएगा, उसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि फॉर ईच जो होता है, असल में फॉर ईच अपने अंदर 3 कंडीशंस को लेता है, 3 इनपुट्स इसका एरो फंक्शन लेता है, और उसमें से हम अपने मतलब के हिसाब से ज़रूरत की सिर्फ लेते हैं। लास्ट जो एग्जांपल थी उसमें हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी और वो थी वैल्यूज़ ऑफ द एरे, तो हमने सिर्फ ABC या X लिखा था। जबकि असल में फॉर ईच का जो एरो फंक्शन है वो 3 इनपुट्स लेता है, और अगर आप W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको डिटेल में नज़र आएगा कि इसका जो असल में सिंटेक्स है फॉर ईच का वो क्या होता है कि ये इसका फंक्शन 3 इनपुट्स ले रहा है, 3 पैरामीटर्स ले रहा है। सबसे पहले ये एरे की करंट वैल्यू लेता है, उसके बाद ये इंडेक्स लेता है, और उसके बाद ये पूरी की पूरी एरे लेता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको सिंपल अगर करके दिखाऊँ ना, अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि फॉर ईच का जो फंक्शन है वो 3 पैरामीटर्स लेता है, जिसमें से पहला पैरामीटर एरे की वैल्यूज़ होती हैं 1 बाई 1, सेकंड पैरामीटर इंडेक्स होता है, और थर्ड जो पैरामीटर है वो पूरी की पूरी एरे होती है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इस केस में फॉर ईच अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा के वापस x लिख देता हूँ। ठीक है, और इस पे एरो फंक्शन अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉजिक, और इसके अंदर हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज़ को चेक करना है और न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्किप करेंगे पहले की तरह। इफ़ टाइप ऑफ x इज स्ट्रिंग, फिर क्या करना है जी, कंसोल डॉट लॉग, और बैक टेक्स्ट में हम लिखेंगे द मार्क्स ऑफ, और यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू है तो यहाँ पे x आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि x पे हम ये सारा अप्लाई करें, x मीन्स करंट वैल्यू पहला पैरामीटर, और इसके साथ r। अब यहाँ पे हमने जो ये वाली वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे हमें इसका सेकंड पैरामीटर ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स के बगैर हम नेक्स्ट वैल्यू पे नहीं जा सकते। तो जब 2 पैरामीटर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम एक और ब्रैकेट डालेंगे, और इसके साथ कामा डाल के i लिख दें, इंडेक्स लिख दें, वाट एवर आप लिखना चाहें। यहाँ पे i लिख लेते हैं जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने 2 पैरामीटर ले लिए हैं तो सेकंड पैरामीटर को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, डॉलर करली ब्रेसेस और इसके अंदर मार्कशीट, और ब्रैकेट के अंदर पहले की दफ़ा i+1, यानी कि जो भी वैल्यू ये वाली है उसकी इंडेक्स से आगे वाली वैल्यू जो है वो साथ यहाँ पे प्रिंट करो, और इसके बाद यहाँ पे हम एक फुल स्टॉप लगा देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। ये रहा जी हमारा सलूशन, और आपको उम्मीद है कि इस बात की समझ आ गई होगी कि फॉर ईच जो है वो 2 पैरामीटर्स लेता है। जब हम एक से ज़्यादा पैरामीटर लेंगे तो पहला पैरामीटर हमेशा एरे की वैल्यूज़ होती हैं, सेकंड इंडेक्स होती है। ठीक है, और जब ज़्यादा पैरामीटर यूज़ करने हैं तो फिर आपको इधर भी एक और ब्रैकेट्स का सेट ऐड करना पड़ता है। अगर एक पैरामीटर हो तो इनकी ज़रूरत नहीं होती, और अगर आपने यहाँ पे अपने लिए डिस्क्रिप्टिव किस्म का कोड बनाना हो तो x को आप रिप्लेस कर दें जी रिज़ल्ट से। ठीक है, और यहाँ भी कर देते हैं कि रिज़ल्ट, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी एरे के अंदर ये बेसिकली रिज़ल्ट है, मार्कशीट है, और यहाँ भी कर देते हैं x को रिज़ल्ट। तो इस तरह से आप अपना कोड जो है उसमें हमेशा कोशिश करें कि जितनी भी नाम आप यूज़ करें या
टेक्स्ट यूज़ करें वो डिस्क्रिप्टिव रखें ताकि आपका कोड नीट हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। ये देखें, ठीक है जी, ये था हमारा सेकंड सोल्यूशन। और इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन पे। नेक्स्ट सोल्यूशन पे जाने से पहले एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे शुरू में बात की थी कि हम ये भी देखेंगे कि एरे के एंड पे नई वैल्यूज़ कैसे ऐड करते हैं। तो इस एरे के अंदर हम दो और सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं और उसको ऐड करने के लिए जो तरीका यूज़ कर होता है उसको कहते हैं पुश मेथड जो होता है वो बिल्ट इन मेथड है जावास्क्रिप्ट का ES6 का, और ये एरे की आखिर में जाके नई वैल्यूज़ ऐड करता है। ठीक है, तो इस एरे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं मार्कशीट डॉट पुश, और पुश हम क्या करेंगे, एक नई वैल्यू जो है स्ट्रिंग, यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट लिख लेते हैं जैसे इंग्लिश, और इसको एक दफ़ा कमेंट आउट कर लेते हैं। उसके बाद एक और वैल्यू इसके अंदर इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो हम इसमें पुश कर लेते हैं, और न्यूमेरिक वैल्यू है जी से 69। और उसके बाद अब आपको मैं एरे को एक दफ़ा प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि एरे में वैल्यूज़ ऐड हुई हैं या नहीं हुई। ले जी, हमारी जो एरे है इसके अंदर हमारा नया सब्जेक्ट जो हमने पुश मेथड के थ्रू ऐड किया है वो, और जो उसके नंबर्स की वैल्यू, मार्क्स की वैल्यू हमने ऐड की है, ये दोनों ऐड हो चुके हैं। तो अब हमारी जो एरे है वो चेंज होकर उसकी नई वैल्यू ये है असल में। ठीक है, और अब अगर आप इसके ऊपर ये कोड रन करेंगे तो ये इंग्लिश के मार्क्स भी प्रिंट करेगा। ये देखें जी, द मार्क्स ऑफ इंग्लिश आर 69। अब अगर आप इसको यहाँ नीचे ले आए ना, ये पुश वाले को, इन दोनों को उठा के फॉर ईच के नीचे आप ले आए, तो फिर ये इंग्लिश के मार्क्स प्रिंट नहीं करेगा। ये देखें, मैथमेटिक्स पे जाके ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये है, आपको पहले भी बताया कि जावास्क्रिप्ट जो है ये ऊपर से नीचे रन करता है। तो शुरू में ये जब ऊपर से रन होगा, पहले एरे को रीड करेगा जावास्क्रिप्ट, देन ये उसके ऊपर फॉर ईच मेथड अप्लाई करके कंसोल लॉग पे जब आएगा तो ये आपकी वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा, द मार्क्स ऑफ 687 एंड सो ऑन। उसके बाद जाके इसके अंदर वैल्यूज़ नहीं पुश हो रही हैं। ठीक है, उससे पहले आपका फॉर ईच रन हो रहा है, इसलिए ये वैल्यूज़ जो है बाद में एरे के अंदर ऐड हो रही है प्रिंट होने के बाद। इसलिए ये वैल्यूज़ पहले ऐड होंगी, इससे पहले लिखी होंगी, तो फिर जाके यहाँ पे ऐड होने के बाद उसके ऊपर फॉर ईच रन होगा तो फिर वो इंग्लिश के मार्क्स भी प्रिंट करेगा। आई होप ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन पे। इस चैलेंज का आखिरी सोल्यूशन जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो है फार ऑफ लूप के ज़रिए। और फार ऑफ लूप को हम एंट्रीज़ मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं, एरे के ऊपर भी और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी। और ये जब ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ होता है तो ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं और एरे के अंदर सिर्फ वैल्यूज़ होती हैं इंडेक्स्ड। तो एरे के ऊपर जब डॉट एंट्रीज़ मेथड यूज़ होता है फार ऑफ के साथ, तो ये एरे की इंडेक्स और वैल्यू को प्रिंट करता है। और अगर हम इसको ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट की और वैल्यूज़ को प्रिंट करता है। अब ये ऑब्जेक्ट पे कैसे अप्लाई होता है ये हम यूज़र इंटरफेस के जब चैलेंजेस में आपको करवाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक यूज़र इंटरफेस का चैलेंज इंशाल्लाह हम करेंगे। इसमें ये जो वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं ये ऑब्जेक्ट से आइट्रेट हुई हैं फार ऑफ लूप एंट्रीज़ मेथड के साथ लगा के। तो इसमें ये ए जो है ये की थी और 5 उसकी वैल्यू थी। खैर ये हम उस वक्त करेंगे। तो आज हम इसको एरे पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि फार ऑफ लूप कैसे यूज़ करते हैं। तो लेट्स डू दिस। उसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि फार ऑफ का सिंटेक्स लिखेंगे। ये आ गया। अब फार ऑफ का सिंटेक्स ऐसे लिखा जाता है कि इसकी जो ब्रैकेट्स हैं पैरेंथेसिस, इनके अंदर हम एक कांस्ट या लेट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं। तो फार जो मेथड होता है इसको जब एंट्रीज़ के साथ यूज़ करेंगे तो वो कैसे तरीका होता है कि यहाँ कलेक्शन की जगह पे हमने एरे का नाम और डॉट एंट्रीज़ लिखना होता है, साथ में इसकी ये दो ब्रैकेट्स लिखते हैं। ये बिल्ट इन एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का, जस्ट लाइक मैनी अदर एरे मेथड्स। तो एरे के नाम के साथ हमने डॉट एंट्रीज़ लिख के साथ में दो इस तरह से ब्रैकेट्स लगा देनी हैं। और यहाँ जो वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर आप ए बी लिखें, एक्स वाई लिखें,
जो मर्ज़ी लिखें। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो डॉट एंट्रीज मेथड है ये हमेशा दो चीज़ें वेरिएबल की फॉर्म में एरे में से एक्सट्रैक्ट करता जाएगा। एक तो ये बनाएगा इंडेक्स और दूसरा वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये इस वैल्यू की इंडेक्स और साथ में इसकी वैल्यू को अलग करेगा, उसके बाद ये इस वैल्यू के इंडेक्स और वैल्यू को प्रिंट करेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। ए और बी को हम कंसोल लॉग करते हैं और इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है। सबसे पहले इसने पहली वैल्यू जो है यहाँ पे एरे की, उसकी इंडेक्स और वैल्यू को प्रिंट किया है। उसके बाद इसने नेक्स्ट वैल्यू की इंडेक्स और वैल्यू को प्रिंट किया है एंड सो ऑन। ये आखिरी वैल्यू है और इसकी इंडेक्स 5 है। आप देख सकते हैं ये हमारी छठी वैल्यू थी, इसका इंडेक्स 5 है और वैल्यू इसकी 92 है। तो इस तरह से फार ऑफ मेथड जो है डॉट एंट्रीज मेथड के साथ फार ऑफ लूप काम करता है। तो इस एग्जांपल में, इस चैलेंज में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। अब आपको पता चल गया कि बेसिकली पहली वैल्यू इसमें फार ऑफ लूप में हमेशा इंडेक्स होती है, तो इसको हम इंडेक्स ही लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियरली समझ आए। और दूसरी जो होती है वो वैल्यू होती है। तो वैल्यू में यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या है, काइंड ऑफ रिज़ल्ट है स्टूडेंट का, ठीक है। और यहाँ पे भी इसी तरह अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं इफ़ वाली, ठीक है। और अब मैं एक नए तरीके की कंडीशन लगा के आपको दिखाता हूँ। लास्ट हमने स्ट्रिंग यूज़ किया है और इस दफ़ा हम इस तरह करते हैं कि इंडेक्स को 2 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि रिमाइंडर अगर ज़ीरो आए तो फिर, यानी कि सिर्फ जो इवन वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे काम करेगा। इट मीन्स के 0, 2 और 4 पे काम करेगा और जो ऑड वैल्यूज़ हैं उनको स्किप करता जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ इंडेक्स मॉड्यूलर 2 इज़ इक्वल टू 0, यानी इंडेक्स को 2 पे डिवाइड करें अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है। इट मीन्स के इवन इंडेक्स है 0, 2, 4, ये 3 इंडेक्सेस में से कोई है। तो फिर क्या करो, कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट करके दो, बैक टेक्स्ट लगा लेते हैं द मार्क्स ऑफ। अब यहाँ हमारी पहली वेरिएबल वैल्यू और वो क्या है, मार्कशीट, और इसके अंदर अब इंडेक्स जस्ट लाइक आई और इंडेक्स एक ही चीज़ है, और आर डॉलर यहाँ पे सेम वही हमने नेक्स्ट वैल्यू अब प्रिंट करनी है। तो मार्कशीट और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स +1, ये हम पहले भी कर चुके हैं पहले सोल्यूशन में, सेम लॉजिक। अब इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखें परफेक्टली इसने काम किया है। अब इसमें थोड़ी सी और आसानी कर लेते हैं हम। एक तो हम इंडेक्स को आई कर लेते हैं जिस तरह हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। एक दफ़ा मैं इसके साथ आपको रन करके दिखाता हूँ, देख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई और इंडेक्स दोनों एक ही चीज़ है। और इससे भी ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हम क्या कर लेते हैं कि 2 वेरिएबल इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट एक हम कर लेते हैं सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट के नाम है और बाकी तीनों जो हैं वो बच्चे के मार्क्स हैं। तो लेट सब्जेक्ट इज़ इक्वल टू, तो सब्जेक्ट हम क्या रख लेते हैं जी, ये वाला, यानी इवन इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो सारी क्या होंगी, सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, 1 बाय 1। इसी तरह लेट मार्क्स इज़ इक्वल टू मार्कशीट और उसके अंदर i+1, ठीक है जी। ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किया इसको हम अलग से वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। अब इन दोनों की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमने जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं अब ये बड़ा डिस्क्रिप्टिव सा बनेगा, यानी इजी टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, और इसको हमने अलग से वेरिएबल क्रिएट करके मार्क्स लिख लिया। तो यहाँ पे मार्क्स लिख देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक एरर आ रहा है और ये कह रहा है कि एक जो आपकी करली ब्रेस है वो मिसिंग है।
तो यहाँ पे चेक करने का तरीका आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन है और यहाँ पे अंडरलाइन, ये दोनों ठीक हैं। उसके बाद ये इसकी ओपनिंग और ये आ गई क्लोजिंग, ये भी ठीक है। अच्छा, मसला कहाँ पे आ रहा है? हाँ, ये देखें आप, ये अब मार्क्स के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना, ये अननेसेसरी आ रही है, ये वेरिएबल है, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब हमारा कोड ठीक हो गया, इसको क्लियर करते हैं। अब रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा काम हो गया है। तो इस तरह से आप अपने कोड को लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करके मज़ीद आप उसको कंसाइज और इजी टू रीडेबल बना सकते हैं। ये था हमारा फार ऑफ लूप। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट हमने अंडरस्टैंड किए हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस पूरे कोर्स में इंशाल्लाह आपको बहुत सारे जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली करने का मौका मिलेगा। सी यू सून विद द न्यू चैलेंज। अल्लाह हाफिज़।